जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के आया हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिए। और हम इस वीडियो में 10 MCQ देखने वाले हैं। 10 में से आपका कितना सही होता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके का प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 15 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम वीडियो में 16 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देते जाइए, ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि आपको याद रहेगा दोस्तों कि हाँ मैंने इस प्रश्न का कमेंट में ये किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कॉपी पेन उठाइए, उस अकॉर्डिंग आप नंबर डाल दीजिए, है ना। उसमें आप अगर आपका सही सोचते हैं तो आप उसमें ऑप्शन को सोच के रखिए, और सही होता है तो सही लगा दीजिए, अगर गलत होता है तो दोस्तों तो क्रॉस कर दीजिए, और लास्ट में आप उसको काउंट कीजिए कितना सही होता है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों बांडुरा का पूरा नाम जो है अल्बर्ट बांडुरा है। उन्होंने सामाजिकता से संबंधित अधिगम के 4 चरण बताए हुए हैं। तो 4 चरण में दोस्तों उनमें से क्रम हमको बताना है। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। तो इसी तरीके का क्रम है दोस्तों इसमें, और पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें और भी आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने ही क्या है, अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है। तो कोई भी चीज़ अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। मतलब हम कोई भी चीज़ को कब सीखते हैं, अब हमारे अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, या फिर हमें कोई प्रशिक्षित करता है तो हम प्रशिक्षण के दौरान सीखते हैं। तो जैसे ही हम प्रशिक्षण लेते हैं या फिर अपना अनुभव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यह कथन को किसके द्वारा कहा गया है, BF स्किनर के द्वारा कहा गया है, हिलगार्ड के द्वारा कहा गया है, गेट्स एंड अन्य के द्वारा कहा गया है, या फिर JP गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 JP गिलफोर्ड के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन कहने के बाद जो है सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस पर सहमति जताई, और दोस्तों पूरी तरीके से मान्यता मिल गया इनको, और जो है परिभाषित जो ये कथन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, गिलफोर्ड के नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन है। तो धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक के अंतर्गत कौन आता है, व्यवहारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, या फिर दोस्तों अस्तित्ववादी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो धार्मिक शिक्षा से है वो क्या हो जाएगा, यथार्थवादी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इधर देखने को मिल जाएगा दोस्तों आदर्शवादी। ठीक है, तो इसमें आदर्शवादी भी सही है, क्योंकि जो आदर्श रहेगा वो ही धर्म को मानेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा यथार्थवादी। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न इसमें आए तो आप जो है यथार्थवादी को टिक लगाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें दोस्तों आदर्शवादी में क्या होता है, आपका चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में पूरी तरीके से क्या होता है, जैसे गुरु, आश्रम, राष्ट्र धर्म, चरित्र निर्माण, इन सब की बातें क्या होती है इसमें शामिल होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है मनोवैज्ञानिक भारत में आते हैं, तो वो है महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी में भी क्या होता है वही है। यथार्थवादी में क्या होता है, और जो और इसी के अनुसार प्रकृतिवाद है, जिसमें भौतिकता को ही उसमें क्या माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है। तो वैज्ञानिक प्रगति मतलब वैज्ञानिकता की सोच को क्या करता है, समर्थन करता है। यथार्थवादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा, प्रकृति शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यथार्थवादी शिक्षा जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रगति को क्या करता है, समर्थन करता है। विज्ञान तथा तकनीकों का जो यथार्थ है वो पूर्ण रूप से मूर्त विचार पर आधारित होता है। ठीक है, और मूर्त विचार जब उसमें शामिल हो जाता है तो अमूर्त विचार का उसमें क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो इसमें आपको कोई भी तर्क लगा रहे हैं भौतिक रूप से, तो वो क्या है, यथार्थवाद है। जिसमें प्रगति पर कोई भी तरक्की करता है ना, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसको प्रतिफल मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, यथार्थवाद शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाना चाहे लगा लें। प्रश्न है,
प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया है? हेगार्टी के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, गोस्टाल्ड के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। मतलब बच्चा जब भी कोई भी सीखता है तो वो क्या करता है, पहले प्रैक्टिस मतलब प्रयास करेगा, और प्रयास करने के दौरान अगर वो क्या होता है, गलती करता है तो वो क्या हो गया, त्रुटि हो गया, है ना। तो मतलब करेगा, गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा, फिर सीखेगा, मतलब क्या होता है, यही प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, है ना, प्रमुख नियम, गौण नियम जो दिया है मैंने बताया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक शब्द आया है दोस्तों गोस्टाल्ड। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि गोस्टाल्ड क्या है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए कि गोस्टाल्ड है क्या, गोस्टाल्डवादी किसे कहा जाता है, गोस्टाल्डवादी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया है? तो भाई कोहलर ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो कौन सा है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया है। अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोहलर का जो है वो दोस्तों वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में विद्यार्थी जो है अंतर्दृष्टि करता है, अंतर्दर्शन को क्या करता है, पहले प्राथमिकता देता है, और इसी के निरीक्षण के दौरान उसमें क्या होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये किनके द्वारा कहा गया है, कोहलर के द्वारा कहा गया, दिया गया कथन है। कौन सा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि मतलब स्वयं के अंदर से निकलने वाला जो उत्प्रेरक रूप में होता है वही क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत क्या है? तो पावलोव ने दोस्तों किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, वो है अनुबंधन के सिद्धांत पर जोर दिया है। ठीक है, तो आंसर मैंने ही पहले ही बता दिया, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, निरीक्षण एवं तर्क का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है, समस्या समाधान का सिद्धांत है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, इसे क्लासिकल जो है थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों, पावलोव के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, रट लीजिए। ठीक है, पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए प्रश्न है, किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो ये दिया गया है हिलगार्ड के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, स्पेसर के द्वारा दिया गया है, या फिर रूसो के द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा दोस्तों मुख्य रूप से 2 चीज़ें दी गई है, एक जो है प्रमुख नियम है और दूसरा जो नियम है वो क्या है, गौण नियम है। तो प्रमुख नियम में दोस्तों उन्होंने 3 बातें बताई है, वो है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है। इसके अलावा जो गौण नियम है उन्होंने 5 बताया है। ठीक, आप उसको याद मत रखिए, सिर्फ याद रखिए कि 5 गौण नियम बताए हैं, किनके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटफ्लेंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत है, तो किससे संबंधित है नेटफ्लेंडर? तो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षण से संबंधित सिद्धांत दिया है। क्या है दोस्तों, अंतःक्रिया विश्लेषण, या फिर संसाधन विश्लेषण, संस्था विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो नेटफ्लेंडर जो है उन्हीं के द्वारा अंतःक्रिया विश्लेषण के द्वारा उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और इसके लिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की जो अंतःक्रिया जो विश्लेषण है वो श्रेणी पद्धति को कहलाता है। ठीक है, श्रेणी पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें सीखता है बच्चा। सीखने में जो है पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो शिक्षक और शिष्य इन दोनों के बीच क्या होता है, एक मौखिक संबंध होता है। मतलब अंतःक्रिया बोल रहे हैं ना, मतलब एक आप टीचर होंगे और एक क्या होगा, स्टूडेंट होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, अंतर्निहित होगा, अंतःक्रिया होगा, और वो बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है टीचर का ज्ञान किस में जाएगा, स्टूडेंट में जाएगा। तो इन किनके द्वारा कहा गया है, नेटफ्लेंडर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों, जैसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पद्धति है, द्विध्रुव पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है। सीखने में द्विध्रुव पद्धति किसके द्वारा दिया गया है, शिक्षा में त्रिध्रुवी पद्धति किनके द्वारा दिया गया है। द्विध्रुव में क्या होता है, फिर से टीचर और स्टूडेंट आता है, लेकिन त्रिध्रुवी में क्या होता है, एक समाज भी बीच में आ जाता है। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें आ जाता है। तो इस तरीके से है, आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पावलोव,
स्किनर, कोहलर या फिर थार्नडाइक। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि थार्नडाइक होगा, स्किनर होगा, पॉलाव होगा या फिर कोहलर होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय जो अनुकूलन है दोस्तों वो पूरी तरीके से क्या है, एक विस्तृत है और ये BEF स्किनर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मुख्य तौर पर जो है सक्रियता अनुकूलन को समझाने के लिए स्किनर ने दो प्रयोग किए थे। पहला तो है दोस्तों एक चूहा पर किया है और दूसरा है दोस्तों कबूतर पर किया है। तो उन्होंने मुख्य तौर पर कबूतर को ही ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें जो अनुकूलन है वो शारीरिक इंद्रियों द्वारा किया जाता है। इस चीज़ में भी आप है और इसमें पुनर्बलन पर भी इसमें जोर दिया गया है, ठीक है। तो पुनर्बलन में भी स्किनर का भी योगदान है, ठीक है। तो इसमें वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आया है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में दोस्तों बहुत सारे PDF मैंने अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, आपके ही काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।